नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं देश विदेश की तमाम खबरों के साथ। आइए चर्चा कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। आखिर क्या कुछ है आपके लिए खबर में। कुछ सरकारी ऐलानों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ चर्चा करेंगे शिक्षा जगत में क्या कुछ निकल कर आ रहा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं सरकारी ऐलान में क्या कुछ है। दरअसल ये खबर आ रही है बिहार से। बिहार के नीतीश कुमार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियों के लिए कुछ नई घोषणाएं की हैं। उन्होंने दरअसल मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी हैं। आइए चर्चा करते हैं क्या कुछ खास है इस खबर में, क्या जानकारी आपके लिए खास है इसमें, ये देख लेते हैं। इस पर एक विशेष चर्चा करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा और किस घोषणा के तहत, या यूं कहें कि क्या उनकी अपनी सोच है, क्या दूरदृष्टि है उनकी, इस पर चर्चा कर लेते हैं इस खबर के अंदर। बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें यानी 33% आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इस बाबत उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसमें कुल मिलाकर 9,275 सीटें हैं। वहीं 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज में 1,125 सीटें हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि यह यूनिक चीज होगा। इससे छात्राएं उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर और ज्यादा प्रेरित होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बिहार के बच्चे एवं बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़े। मुख्यमंत्री के समक्ष एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उक्त घोषणा की। अगले विधानमंडल के सत्र में यह विधेयक पेश किया जाएगा। विधानमंडल से पारित कर राज्यपाल की सहमति लेकर राज्य में ये दोनों नए विश्वविद्यालय एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। चर्चा करते हैं आगे क्या कुछ और खास है इस खबर के अंदर। दरअसल प्रस्तुतिकरण के अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित होने से इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो सके। साथ ही कॉलेजों में अध्यापन कार्य को बेहतर ढंग से नियंत्रित भी किया जा सकेगा। आखिर सभी कॉलेज इसके अंदर होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने आगे इस बारे में कि कितने कॉलेज इसके अंदर आएंगे, कुछ कॉलेज आएंगे या फिर सारे कॉलेजों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो दरअसल उन्होंने कहा कि सभी कॉलेज इन विश्वविद्यालयों के अधीन होंगे। अभियंत्रण विश्वविद्यालय के अधीन राज्य के सभी इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय के अधीन सभी मेडिकल कॉलेज आएंगे। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने द बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बिल से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अधिकार कार्य और इसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई। दरअसल ये सरकारी ऐलान जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, वो ऐसा मानना है कि उनके जो 7 निश्चय हैं, उसी 7 निश्चय का ये दूसरा पार्ट है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 में अभियंत्रण और चिकित्सा विश्वविद्यालय की राज्य में स्थापना करने का जिक्र है। इसकी तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी गई थी। दोनों संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को इन विश्वविद्यालय के विधेयक बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दरअसल बिहार में 33% छात्राओं के लिए आरक्षण करने वाला राज्य देश में यह पहला होगा। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी। इस तरह महिला सशक्तिकरण के मामले में राज्य देश के समक्ष एक और मिसाल पेश करेगा। इसके पहले प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक नियुक्ति, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, राज्य सरकार की सभी नौकरियों आदि में महिलाओं के लिए आरक्षण सबसे पहले बिहार में ही दिया गया। आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी हुई है शिक्षा जगत से। दरअसल शिक्षा जगत
से क्या खबर लेकर हम आए हैं आपके लिए, इस पर नजर डालेंगे। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 12वीं की सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने रद्द कर दिया है। अब विद्यार्थियों के मन में, छात्रों के मन में एक विशेष चिंता ये सता रही है कि आखिर इसका रिजल्ट किस तरह से घोषित किया जाएगा और कब आएंगे इसके रिजल्ट, क्योंकि आने वाले समय में उनको अपने आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेजों या विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए जाना है। तो रिजल्ट क्या होगा, कब आएगा, इस पर वो मंथन कर रहे हैं। शायद इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं और इसीलिए ये जानकारी उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आग्रह करता हूं कि सभी बच्चे इस खबर को पढ़ें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक करें। साथ ही साथ इस तरह के खबरों वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंचे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए जान लेते हैं कि सीबीएसई के सचिव ने क्या जानकारी दी है उन बच्चों के लिए जो रिजल्ट से रिलेटेड चिंता में डूबे हुए। उनकी चिंता को दूर करने की कोशिश करते हैं, आखिर सचिव की क्या बात है। सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा, सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए समय पर घोषित किए जाएंगे। साथ ही कहा, आमतौर पर प्रवेश अगस्त से शुरू होते हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि परिणाम समय पर घोषित कर दिए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीएसई का फोकस अभी इंटरनल असेसमेंट पर है। कक्षा 10वीं के मूल्यांकन के तरीके से ही 12वीं के रिजल्ट भी तैयार किए जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब हर किसी के मन में सवाल यह है कि 12वीं की परीक्षा नहीं होगी तो छात्रों को प्रमोट किस आधार पर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने का पैटर्न 12वीं के छात्रों पर भी लागू होने वाला है। पिछली परीक्षाओं में मिले अंकों के आधार पर 10वीं के छात्रों की तरह 12वीं के छात्रों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि बोर्ड ने अभी आधिकारिक रूप से अपना मत इस पे साफ नहीं किया है। सीबीएसई सचिव ने और क्या जानकारी दी है, इससे आपको अवगत कराते हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब सभी की नजरें मूल्यांकन प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। सीबीएसई बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने मूल्यांकन और रिजल्ट से संबंधित अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि लगभग 2 हफ्तों में मूल्यांकन प्रणाली पर काम किया जाएगा। 10वीं की तरह ही 12वीं के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा। आखिर मार्क्स देने का क्या होगा फॉर्मूला, इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों और हितधारकों का मानना है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने अब 12वीं में मार्क्स देने का फॉर्मूला तैयार करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि छात्र 12वीं की मार्कशीट के आधार पर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि परीक्षा पहले रद्द हो चुकी है, उस पर जान लेते हैं क्या कुछ था, पहले रद्द हुई थी, क्या जानकारी थी उससे रिलेटेड, वो इस पर हम एक बात कर लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस साल परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया गया था। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी स्टूडेंट्स की सुरक्षा हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। अब नजर डालेंगे शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरों पर। आखिर क्या कुछ हलचल है शेयर बाजार के अंदर, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला बाजार। सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा टूटा। निफ्टी 15,500 के ऊपर कर रहा है कारोबार। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सुबह सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत लाल निशान में हुई। 9:21 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 190.14 अंक गिरकर 51,744.74 के स्तर पर और निफ्टी 44.40 अंक टूटकर 15,530.45 के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। निफ्टी के 25 शेयर हरे निशान
और 25 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। मंगलवार को सेंसेक्स निफ्टी सपाट स्तर पर बंद हुए थे। सेंसेक्स 2.56 अंक की मामूली गिरावट के साथ 51,934.88 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 7.95 अंक नीचे 15,574.85 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी दिन सेंसेक्स 93.36 अंकों की तेजी के साथ 52,030.80 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 26.40 अंक की बढ़त के साथ 15,609.20 के स्तर पर खुला था। दरअसल शुरुआती कारोबार के दौरान आज के प्रमुख शेयरों में पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डी, मारुति, ओएनजीसी, सन फार्मा, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस, बजाज ऑटो और M&M के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं अगर बात करें SBI, टाइटन, L&T, TCS, ITC, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, HCL टेक, एक्सिस बैंक और नेस्ले इंडिया के शेयर लाल निशान में खुले। अब आइए नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर जो जुड़ी हुई है क्रिकेट जगत से। दरअसल ये खबर आपको हम एक रिपोर्ट के तौर पर पेश कर रहे हैं क्योंकि ये खबर क्रिकेट से ज़्यादा जुड़ी हुई है। दरअसल ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है और उसी पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने क्या बयान दिया है, क्या कुछ कहा है, उस पर हम एक चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर भारत के महान बल्लेबाजों में शुमार हैं। मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर ने ग्लोबल पेरेंट डे पर अपने माता पिता को नमन किया, ठीक उनके सम्मान में कुछ बातें भी कही। आखिर क्या कुछ कहा सचिन तेंदुलकर ने, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट पेश करते हैं। जीवन में माता पिता का स्थान सभी रिश्तों से ऊपर होता है। एक बच्चे के जीवन में माता पिता का होना बेहद जरूरी भी है क्योंकि माता पिता ही एक बच्चे के नए जीवन की शुरुआत करते हैं, उसे अच्छे बुरे के बारे में बताते हैं, जीवन में उसे कैसे आगे बढ़ना है, इन तमाम चीजों की जानकारी देते हैं। इन सब बातों का ज्ञान एक बच्चे को उसके माता पिता द्वारा ही मिलता है। ऐसे ही माता पिता के सम्मान में दुनिया भर में मंगलवार यानी 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे यानी वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। इस विशेष दिन पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने माता पिता के प्रति प्रेम प्रकट किया और सोशल मीडिया उनके साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। आखिर ग्लोबल पेरेंट्स डे पर हम अपने माता पिता को क्या सम्मान देते हैं या उनके प्रति क्या सम्मान प्रकट करते हैं, ये तो निर्भर करता है। साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि हम अपने माता पिता पर सम्मान प्रकट करें, उनका आदर करें और उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी घोषणा जो ग्लोबल पेरेंट्स डे है, इसकी घोषणा कब हुई थी, इस पर भी आपको हम जानकारी देंगे और साथ ही साथ आगे ये भी बताएंगे कि आखिर क्या कुछ पोस्ट किया सचिन तेंदुलकर ने जो आपके दिल को छू ले। बता दें, ग्लोबल पेरेंट्स डे को बनाने की आधिकारिक घोषणा साल 2012 में UN जनरल असेंबली में हुई थी। यह दिन माता पिता को समर्पित होता है और इस दिन माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। साथ ही पेरेंट्स द्वारा दिए गए बलिदानों के प्रति शुक्रिया कहा जाता है। इस दिन आप अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। वहीं कई लोग इस दिन अपने पेरेंट्स को उपहार देकर इस दिन को खास भी बनाते हैं। दरअसल दिल को छू लेने वाला पोस्ट आया सचिन तेंदुलकर की तरफ से। क्या कुछ है उसमें, इस पर चर्चा करेंगे। इस विशेष दिन पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपने माता पिता के लिए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट डाला। उन्होंने अपने परिवार के साथ एक तस्वीर शेयर की और माता पिता द्वारा अपने व अपने भाई बहनों के लिए किए गए बलिदानों के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। दरअसल सचिन ने लिखा, माता पिता का प्यार हमेशा बना रहता है, चाहे वह उनके बच्चों के बीच कितनी भी बार बंट क्यों न जाए। उन्होंने मेरे और मेरे भाई बहनों के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मेरे माता पिता का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। दरअसल सचिन तेंदुलकर का अपने पिता से बहुत गहरा नाता था, बहुत गहराई से जुड़े हुए थे और काफ़ी सम्मान करते थे और उनके पिता भी उनसे बेहद प्रेम करते थे। तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ और ख़ास है इस खबर में आपके लिए। मास्टर ब्लास्टर का जन्म
24 अप्रैल 1973 को मुंबई के दादर में रमेश और रजनी तेंदुलकर के घर हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय रमेश तेंदुलकर एक मराठी उपन्यासकार और कवि थे। उनकी मां एक बीमा कंपनी में काम करती थी और रमेश तेंदुलकर की दूसरी पत्नी थी। दरअसल सचिन नाम रमेश के पसंदीदा संगीतकार सचिन देव बर्मन से लिया गया था। सचिन का अपने पिता से बचपन से ही गहरा नाता था। रमेश तेंदुलकर कीर्ति कॉलेज प्रभा देवी में प्रोफेसर भी थे। यह उनके पिता की दूरदृष्टि और विचार की स्वतंत्रता ही थी जिसने 11 वर्षीय सचिन को सिर्फ अपने जुनून का पालन करने के लिए स्कूल बदलने की अनुमति दे दी थी। 1999 विश्व कप के दौरान उनके पिता का निधन हो गया था। क्या है वो कहानी, इस पर भी हम आपको जानकारी से अवगत कराएंगे। साल 1999 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड में खेलते समय सचिन को एक बड़ा झटका लगा जब उन्हें अपने पिता के घातक दिल के दौरे के बारे में पता चला। वह अपने पिता के निधन से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी वह राष्ट्र के लिए वापस आए और जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार 140 रन बनाए। यह वास्तव में भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे भावनात्मक क्षणों में से एक था जब सचिन ने 3 फिगर के निशान तक पहुंचने के बाद आंसू भरी आंखों से आसमान की ओर देखा। उस समय यही समझा गया कि सचिन ने आसमान की ओर देखकर अपने पिता को याद किया है। आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर जो जुड़ी हुई है बॉलीवुड से। जी हाँ, दरअसल ये खबर जुड़ी हुई है जूही चावला से। जूही चावला ने 5G नेटवर्क को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। आखिर क्या कुछ खास है उस खबर में, इससे आपको अवगत कराते हैं। 5G पर एकदम से क्यों बोलना शुरू किया जूही चावला में, ये ट्रेंड आ रहे हैं लोगों के फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। क्या कुछ खास है इसमें, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी यानी 5G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है। जूही चावला ने नेटिजन्स के विकिरण के दुष्प्रभावों पर थोड़ा शोध करने का आग्रह भी किया है। जूही ने बुधवार तड़के इंस्टाग्राम पर इस बारे में बात की कि 5G के साथ विकिरण तेजी से कैसे बढ़ेगा और रुचि रखने वाले लोगों से 2 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय में होने वाली पहली वर्चुअल सुनवाई में उनके साथ शामिल होने का अनुरोध तक किया। एक इंस्टाग्राम वीडियो में बोलते हुए जूही ने कहा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अचानक क्यों उठी और मुकदमा दायर किया। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मैं आज नहीं उठी। मैं बोल रही हूं कि पिछले 10 वर्षों से विकिरण, सुरक्षित सेल फोन का उपयोग, सेल फोन टावर विकिरण और जितना संभव हो सके जागरूकता फैलाने की कोशिश ही की है। 4G सिम 5G तक एक बहुत बड़ी छलांग है। उन्होंने कहा कि 4G से 5G में आना एक लंबी छलांग है। जूही ने कहा, हमारे फोन रेडियो तरंगों पर काम करते हैं जो हमारे वातावरण में आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। 1G से 2G, फिर 3G से 4G, अब 4G से 5G तक एक बहुत बड़ी छलांग है। विकिरण तेजी से बढ़ेगा। देखिए, आप जानते हैं मॉडरेशन में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब यह जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो आपको इसके दुष्परिणामों के बारे में पता चलता है। दुष्प्रभावों के बारे में होना चाहिए अध्ययन, ऐसा भी उन्होंने कहा। एक उदाहरण का हवाला देते हुए जूही ने आगे कहा, मैं आपको एक सरल उदाहरण देती हूं। एक दवा जब बाजार में पेश की जाती है तो इसके दुष्प्रभावों की जांच के लिए कम से कम 10 से 15 वर्षों तक शोध किया जाता है और फिर अंत में इसे बाजार में जारी करने की मंजूरी मिल जाती है। लेकिन यह विकिरण पिछले 20 से 25 वर्षों में फैलाया जा रहा है। क्या किसी ने इस बारे में अध्ययन किया है? जूही ने उन लोगों के लिए एक नोट भी साझा किया जिन्होंने उन पर और उनके मामले पर मीम्स बनाए। जूही ने अपने वीडियो में उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मुझ पर मीम्स बनाए हैं। इन मीम्स की वजह से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता चला है। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए भी कहा, तो ये आते रहें, चलो सवारी का आनंद लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही अगर कुछ सुझाव हैं आपके तो वो भी आप हमारे चैनल पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन सुझावों पर अमल किया जाए। धन्यवाद। रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।